अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। 9 मई के मुकदमात में पीटीआई के रहनुमाओं को होने वाली सजाओं को तहरीक इंसाफ नाइंसाफी करार दे रही है, जबकि हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ है कि बहुत वाज़ेह सबूत होने के बावजूद ये सजाएं 2 साल की ताख़ीर से दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के मातहत अदालतों को 4 माह में 9 मई मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म दिया गया और उसके बाद एक एक करके 9 मई के मुकदमात के फैसले अदालतों से आना शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में आने वाले दिनों में मजीद मुकदमात के फैसले भी सामने आएंगे, जिसमें तहरीक इंसाफ की तकरीबन तमाम आला क़यादत नामजद है। गो के पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के एक मुकदमे में अदालत से हमने देखा है कि बरी कर दिया गया है, लेकिन उसकी वजह यह थी कि जिस मुकदमे में उन्हें नामजद किया गया था वो लाहौर का था, जबकि 9 मई वाले दिन वो कराची में अपनी एरिया के साथ अस्पताल में थे, जिसके वाज़ेह सबूत वकील सफाई की जानिब से अदालत में पेश किए गए। लेकिन इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की जानिब से जिस तरह का फैसला सामने आया है, उससे ये बात वाज़ेह नजर आ रही है कि पीटीआई की क़यादत के लिए इन मुकदमात में बचना नामुमकिन है। इसी खदशे के पेश नज़र तहरीक इंसाफ की क़यादत पिछले चंद दिनों से बातचीत और मुज़ाकरात पर जोर दे रही थी। हत्ता कि जेल में मुकीम क़यादत की जानिब से इस हवाले से एक खत भी हमने देखा कि सामने आया, जिसमें सियासी मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया गया। लेकिन बानी पीटीआई इमरान खान सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की जिद कर रहे थे, लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी किसी दिलचस्पी का इजहार सामने नहीं आया तो इमरान खान ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके एहतजाज का ऐलान कर दिया और 5 अगस्त को इस एहतजाज का नुक्ता अरूज पर जो है वो पहुंचाने की हमने देखा है कि जिम्मेदारी जो है वो क़यादत को दी है और ऐसा लग रहा है कि क़यादत को ये जिम्मेदारी देकर मुश्किल में डाल दिया है। अब हालात ये हैं कि पीटीआई को खदशा है कि आने वाले दिनों में उनकी ज्यादातर क़यादत नाअहल हो जाएगी, जबकि दूसरी जानिब बानी के हुक्म की तामील करते हुए तहरीक भी चलानी है, जिसके नताइज भी उनको भुगतने होंगे। तो ये कुछ मामलात हैं, इन पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफ जई साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर बहुत सारे मामलात हैं, अभी जो कुछ फैसले आए हैं थोड़ा सा उनसे आगाज कर लेते हैं सर के 9 मई के बहुत सारे डिसीजन हमने देखा कि आ गए हैं, कुछ अभी मजीद मुतवक्के हैं और जो बात इस वक्त की जा रही है वो ये है कि 9 मई के अंदर सर सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ऑलमोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकदमे में नामजद है। अब मुज़ाकरात हमने नहीं करने, तहरीक चलानी है, तहरीक को पीक पर लेके जाना है 5 अगस्त को। ये जो मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आपकी क़यादत को इस मौक़िफ़ ने अब मुश्किल में डाल दिया। अब तो जो कुछ थोड़े बहुत लोग बाहर रह गए सर वो भी शायद 5 अगस्त से पहले जो है वो कन्विक्ट हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ तो देखिए फिर ताकत का इस्तेमाल होता है। तो अब जो रियासत हमें नज़र आ रही है, हुकूमत नज़र आ रही है, वो क्लियर कट रियासत के ताकत का इस्तेमाल कर रही है और बेजा इस्तेमाल कर रही है और कोई ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़, उसका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो आप देखें इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है कई दिनों से, उनके साथ जो सलूक हो रहा है जेल के अंदर, आज भी आप देखें कई जर्नलिस्ट का ग्रुप गया था मुलाकात के लिए, नहीं छोड़ा गया। इसी तरह उनकी फैमिली को नहीं छोड़ा गया। जज अंदर से कहता रहा कि जी बुलाएं उनकी फैमिली को, ये ओपन ट्रायल है, नहीं छोड़ा गया। यानी कि जज की बात ही नहीं कोई नहीं मानता है, पुलिस वाला नहीं मानता है, जेल हुकाम नहीं मानते हैं। 2 दफा तो मेरे ख्याल से जो मेरे उन्होंने जज साहब ने वो कार्रवाई रोक दी कि जी उनकी फैमिली को बुलाएं, तो नहीं बुलाया गया। तो इस ये कि इस वक्त जो है ना फैसले कहीं और हो रहे हैं और बिल्कुल मैं देखें 9 मई के जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने उस वक्त भी मजम्मत की थी, बार-बार करूँगा, क्योंकि कोई जो हुआ है हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है और बहुत बड़े वाक़ये की इतनी बड़ी तहकीकात होनी चाहिए थी। और आप देखें कि बार-बार हम कहते रहे कि जी अदालती जो है ना कमीशन बन जाए बड़ा सारा और तमाम वाक़यात की तहकीकात हो जाए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तो नहीं पता था। अगर सपोज़ अगर आप कहते हैं कि जी फलां ने साज़िश की थी, तो सबको तो नहीं पता है कि साज़िश की है, लेकिन आपने तो रगड़ा सबको दे दिया। हाँ। आपने पूरी पार्टी को रगड़ा। आपने देखे ना सज़ाएँ कितने लोगों को होंगी, 50 को होंगी, 100 को होंगी, लेकिन आपने तो देखें कब से आपने पार्टी के पीछे डंडा उठाया हुआ है। ना आप इलेक्शन लड़ने देते हैं, ना आप जलसा करने देते हैं, ना आप जुलूस निकालने देते हैं। इसका मतलब है कि लेकिन मैं जो सवाल पूछ रही हूँ ना शौकत साहब, वो ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना डंडा उठाया हुआ है, ये सख्तियां मजीद लग रहा है कि आप लोगों के लिए बढ़ने वाली है। पंजाब के जो आपके ऑपोजिशन लीडर हैं सर वो ऑलरेडी कन्विक्ट हो गए, 10 साल की उनको सजा हो गई है। उमर अयूब साहब की मैं बात करूँ, शिबली फराज साहब की बात करूँ, मैं ये जो की पोजिशन पे लोग हैं सिर्फ उनके नाम ले रही हूँ। आपकी चीफ मिनिस्टर की बात करूँ, अली अमीन गंडापुर साहब, ये सब लोग नामजद हैं सर। आप लोगों की स्ट्रेंथ कौमी असेंबली में भी कम हो जाएगी, सूबाई असेंबली की स्ट्रेंथ भी डैमेज होगी। आपके चीफ मिनिस्टर कन्विक्ट हो जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट को भी खतरा होगा।
तो मैं तो स्ट्रेटेजिक सवाल इस वक्त कर रही हूँ कि आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे चलेंगे आगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर जो है वो मायूस नहीं है, वर्कर के अंदर काफ़ी जान है। और ये जो हुकूमत ने ये जो सिलसिला शुरू किया है, शायद उनका ये ख्याल है कि मेन लीडरशिप को हम हटा देंगे तो ये तारीख ख़त्म हो जाएगी। इनका ये अंदाज़ा नहीं है कि आज तक जितनी भी तारीखें चली हैं, इन लीडर्स की वजह से नहीं चली हैं। वो इमरान खान की काल की वजह से लोग निकलते हैं और वो फिर भी निकलेंगे। और अगर कोई लीडर ना हुआ, लीडरलेस तहरीक शुरू हो गई, तो वो खतरा और भी बढ़ जाएगा हुकूमत के लिए भी और मुल्क के लिए भी। तो वो अच्छी बात तो नहीं है। तो ये देखिए, तो होने चाहिए। आप जिस तरीके से आपने कन्विक्शन शुरू कर दी है, तो वो तो साफ पता चल रहा है कि 5 अगस्त से हुकूमत कितनी खौफजदा है। तो खौफ के मारे उन्होंने जो कुछ इकदाम शुरू कर दिए, जल्दी-जल्दी लोगों को सजाएँ सुनाई जा रही है। देखिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए था, फेयर ट्रायल होना चाहिए था। बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ कि जिसने भी ये काम किया है, आपने सुना होगा इमरान खान ने भी कहा था कि जो-जो लोग मुलविस हैं इसमें, क्योंकि पार्टी की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, अगर जो लोग मुलविस हैं ओपन ट्रायल किया जाए, फेयर ट्रायल किया जाए, उनको मौका दिया जाए, बिल्कुल सजा दे दी जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिनके बेचारों को वैसे, अब आप शामद कुरैशी साहब को ले लें, आपने सारे चैनल कह रहे हैं जी उनको बरी कर दिया गया है। भाई साहब, उनको जो 2 साल में रखा गया, वो कोई बता सकता है कि क्यों जेल में रखा गया है? मतलब जब वो काम ही नहीं किया था गलत, तो फिर इनको जेल में क्यों रखा गया? बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनको पता ही नहीं था सर, कुरैशी साहब पर तो और भी केसेस है ना। 9 मई तो चले, उनके ऊपर एक चार्ज था। आप लोगों के लोगों के ऊपर एक केस तो नहीं है, मल्टीपल केसेस है, मल्टीपल केसेस में गिरफ्तारियां भी डली हुई हैं। तो वो जेल तो फॉर नंबर ऑफ रीजंस आप लोगों को रखा हुआ। लेकिन जो भी आपने बात की ना सर लीडरशिप की, आपके तो अब कारकुनान तक भी बात जा रही है सर। 26 नवंबर के केस में 12 कारकुनान को पीटीआई के जो है वो सजा हुई है। तो जब आप कहते हैं ना कि कारकुनान पुरजोश है, वो बाहर निकलेंगे, तो सर जो लीडर होता है वो तो शायद फिर भी मेरा ख्याल है रिसोर्सेज, पावर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कारकुन तो मेरा ख्याल है डर जाता है जब इस तरह के मामलात या इस तरह की खबरें सामने आएंगी। कारकुन, पीटीआई का कारकुन नहीं डरने वाला। आपने देखा कि ये जो 9 मई के बाद जितनी तकालीफ हमने देखी, हमारे वर्करों ने देखी, लेकिन 8 फरवरी को लोग निकल के उन्होंने वोट डाल दिया। फिर उसके बाद आप देखें 24 नवंबर डाल दी, तो सारे लोग निकले। सबको पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन लोग निकले, लाहौर चले गए, संजानी आए, यानी हर जलसे में आप देखें लोग निकलते हैं। इस बार भी निकलेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, के अंदर जमहूरियत को लपेटा जा रहा है। और आज तो पीपल्स पार्टी मिलकर वो ये समझ रही है कि हम पीटीआई को क्रश कर देंगे। पीटीआई क्रश नहीं होगी, जमहूरियत खत्म हो जाएगी, इंसानी हकूक खत्म हो जाएंगे। फिर पार्टी भी जो है ना निकलेगी, एहतजाज करेगी, लेकिन उनको भी फिर ये मौका नहीं मिलेगा सर। लेकिन आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि अगर लीडरलेस लोग निकल आए तो ये अच्छा नहीं होगा, अच्छी बात नहीं होगी। सर, लीडरलेस कब कब कोई मूवमेंट चली है? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चले, कोई मिसाल आपके जहन में आती है तो दे दें। उसकी कामयाबी का क्या रेट था, या वो कितना हाईली लाइकली है कि ऐसा हो सकता है? मैं तो बल्कि आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि आप 5 अगस्त को जो कह रहे हैं कि आप लोगों की मूवमेंट पीक करेगी, लीडरशिप अगर सारी आप लोगों की जो है वो अरेस्ट हो जाएगी, तो कौन निकालेगा लोगों को और कौन तहरीक चलाएगा? नहीं, देखें, लोग तो निकलते हैं इमरान खान की काल पर, और जो लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, देखें लीड करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हम सारे मौजूद हैं ना। आपका क्या ख्याल है, ये जो जितने लोग अभी रह गए हैं, ये हमारा छोटा से छोटा वर्कर जो है ना, वो भी लीड करने के काबिल है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हर जिले के अंदर हमारी जो है फाल तंजीम मौजूद है। तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि इस चीज से अगर ये चीज करना चाहते हैं कि जब हम लीडरों को जेल में डाल देंगे, आपने तो पहले ही पंजाब की सारी लीडरशिप जेल में डाली हुई है, लेकिन फिर भी आप खौफजदा हैं, आप फिर भी इजाजत नहीं दे रहे हैं पंजाब के अंदर सियासी एक्टिविटी करने की। देखिए, देखें, आप सजाएं देते, सब कुछ कर लेते, लेकिन सियासी एक्टिविटीज पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी। इससे अंदाजा आपको, आपने जो कुछ आप कर रहे हैं, ये आप इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको खतरा तहरीक इंसाफ से। आज सारी पार्टियां मिली हुई हैं, मौलाना साहब से जितने भी हैं, वो सारे एक हो जाते हैं। यही लोग थे ना जो आपस में लड़ते थे, गालियां देते थे, एक दूसरे को चोर चोर कहते थे। आप सारे मिले हुए हैं, क्योंकि सबको पीटीआई से खतरा है। इतने सख्ती के बावजूद पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना ली। चल, इससे कौन किससे मिला हुआ है, इसके ऊपर तो बड़ी डिबेट है आजकल। मैं थोड़ा सा उस पर आपसे बात करूंगी, लेकिन फिर ये इसी मूवमेंट से स्पेसिफिक एक सवाल जरूर करना चाह रही हूँ कि सर, आप लोग कहीं जो सेकंड ईयर लीडरशिप मौजूद है पीटीआई की, आप लोग कहीं खान साहब की फैमिली पे तो रिलाई नहीं कर रहे तहरीक चलाने के लिए, उनकी बहनों पर, उनके बेटों पर? अब तो बेटों के हवाले से भी बात हो रही है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो कहीं वहां तो नहीं अब आप लोगों की तवज्जो के शायद उनके आने पर या उनके लीड करने पर लोग निकलेंगे? नहीं नहीं नहीं,
देखिए ये मोरूसी पार्टी नहीं है ना, पहले हम कभी इस चीज पे बिलीव किया ना आप करेंगे। तारीक इंसाफ में ये चीज नहीं है। तारीक इंसाफ देखिए उनके जो बेटे हैं वो तो बाहर जो उनसे हो रहा है, जो लॉबिंग होती है, एक जमाना था जब बेनजीर भुट्टो साहिबा होती थी बाहर, तो उन्होंने भी लॉबिंग की थी, वो भी यही कोशिशें करती रही और वो ये रही कि जी हो सकता है यहाँ से कुछ ना हो लेकिन मैं यही कर सकती हूँ। तो उन्होंने किया, आया वो पाकिस्तान भी आई। तो मेरे ख्याल से इस वक्त न कासिम के आने की जरूरत है, न दूसरे बेटे के आने की जरूरत है। वो वहां पे जो कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, जो कम से कम बता तो रहे हैं ना कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है इस मुल्क में। तो अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो ये बड़ी बात होगी। बाकी तो देखिए हम तो ये नहीं चाहते कि कोई जेल तोड़ के बंदे को निकाला जाए, हम तो ये चाहते हैं कि फेयर ट्रायल हो जाए। अगर फेयर ट्रायल शुरू हो गया, अगर इस वक्त तो जो जजेस हैं, जो डोगर साहब हैं और जजेस हैं, ये इनके बारे में तो बड़ा क्लियर कट कहा जा रहा है ना कि वो तहरीक इंसाफ को खत्म करने के ऊपर लगे हुए हैं। उनको उनको पास मिला हुआ है। तो आप देखिए ना, अब ये कितनी बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर के अगर जज भी ये काम करना शुरू कर दें तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर ये तो एक मौक़िफ़ है जो जाहिर है आप तो बहुत सीनियर और पुराने वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो आप तो ये मौक़िफ़ ले रहे हैं सर, लेकिन आप लोगों की पार्टी के अंदर से अब बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, पार्टी के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों के लिए नुकसानदेह, ये बात भी की जा रही है। आपके अभी पीटीआई के एक लीडर की कल मैं स्टेटमेंट देख रही थी, आई थिंक इरफान सलीम साहब थे, उन्होंने कहा जी कि हम रियासत से जो लड़ाई है वो तो लड़ गए हैं, हम रियासत से नहीं दबे, लेकिन हमारा जो अपना अंदरूनी दबाव था पार्टी का, हम उसकी वजह से जो है वो नाकाम होते जा रहे हैं। और ये स्पेसिफिकली वो सेनेट इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे। तो सर ये भी तो एक राय इस वक्त पाई जाती है कि बाहर बहुत सारे लोग इस वक्त हैं जो अपने आप को पीटीआई का लीडर बताते हैं, लेकिन वो खान साहब के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से अब ख्वाहिशात पे तो नहीं चला जा सकता ना। देखें बस हो गया, इलेक्शन हो गया, जिसको मिलना था मिल गया। मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे तो कंसिडर ही नहीं किया गया। तो मैं क्या कहूँ, मैं क्या हूँ, या मैं मेरे साथ जाती हुई है। देखिए ना 8-10 बंदों को एडजस्ट करना है तो उसमें सारे तो नहीं हो सकते हैं, वर्कर तो बहुत हैं। तो जिन जिन अब ये मखसूस नशिस्तें हो जाती तो इरफान सलीम सेनेटर बन जाता या कोई और भी बन जाता। लेकिन जाहिर है खत्म हो गई, हमारी सीटें कम पड़ गई, तो अब जाहिर है फिर उनमें से सिलेक्शन करना था, हो गया बस, ठीक है। अगर फिर हम ये सर ये खाली पर्सनल हार्ट बर्न है, ये इतना ही सादा जितना आप बता रहे हैं कि जाती तौर पे इलेक्ट नहीं हुए तो इसलिए गिले शिकवे आ रहे हैं। सर आप लोगों ने वोट डालकर अगर इरफान सलीम को जिताया होता या खुर्रम ज़ीशान को जिताया होता तो वो बेहतर नहीं था, एज अपोज्ड टू आप लोगों ने वोट डाल के अमीर मकाम साहब के साहबजादे को जितवा दिया। देखिए ये ऐसी बातें हैं ना कि ये तो मैं तो उसका फैसला नहीं कर पा रहा हूँ ना। जो उस वक्त हालात थे, मारूजी हालात थे, अगर ये ओपन छोड़ा जाता तो बहुत सारे लोग खरीद और फरोख्त शुरू हुई थी। उस खरीद और फरोख्त में शायद हम 4 से 3 पे भी आ सकते थे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये फैसला तो जो ये है, तो फिर सर आप लोगों ने सीटें बचाई हैं, आप लोगों ने अपनी सूबाई हुकूमत बचाई है, क्योंकि ये बात भी मानने को आपके बाकी दोस्त तैयार नहीं है, वो कहते नहीं ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। नहीं प्रेशर था या नहीं था, लेकिन कम से कम हार्स ट्रेडिंग तो हो रही थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हार्स रोकने के लिए जो अली अमीन ने सबसे बड़ा काम किया है या हमारी पार्टी ने किया है, तो मेरे ख्याल से ये काम किया है। मैं साहब हैं या दूसरे मेरे भाई हैं, उनको बड़े मौके मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, और ऐसी कोई बात नहीं, ना उनको कोई नजरअंदाज कर सकता है, ना वो नजरअंदाज होंगे इंशाल्लाह। चलिए मैं एक ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा सेनेट इलेक्शंस पे मैं आपसे मजीद बात करूंगी। जो आपने कहा है कि नजरअंदाज इमरान खान साहब के नजरियों को नहीं किया जा रहा और हॉर्स ट्रेडिंग को आप कह रहे हैं कि आपने रोका है, थोड़ा सा इस नुक्ते पे मजीद बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम सेनेट इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे। आपने कहा कि एक बहुत बड़ी बात जो हुई है वो ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता जो है वो रोका गया है, लेकिन सर आपके नाकिदीन इस वक्त ये कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका गया है या ये खतरा था कि 22-23 लोग हैं जो कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे या पार्टी के कहीं भी लाइन्स के ऊपर नहीं चलेंगे, उनको जाहिर है वही अगेन आप वाली बात है कि बिकने से रोका गया है, तो बेहतर होता कि पीटीआई उनको एक्सपोज होने देती, बजाय इसके कि पीटीआई ने जो पीटीआई का नजरिया है उसको दफन कर दिया और उन लोगों को जिनको पीटीआई चोर डाकू और पता नहीं क्या कुछ कहती थी उनके साथ हाथ मिला लिया छोटे से फायदे के लिए। ये तो बड़ा कहा गया कि जी ग्रुपिंग है और ये अपने उम्मीदवारों को वोट नहीं करेंगे, तो वो तो आपने देख लिया कि हमारे जितने मेंबर्स थे उसमें से 2 वोट जाए हुए, बाकी 90 वोट जो है वो हमारे ही बंदों को पड़े, उन्होंने किसी और को नहीं दिया। मुराशिद ने 26 वोट लिए, बाकी तो बाकी इनके तो 18 पे मेंबर बने हैं, हमारे तो किसी ने 24 लिए, किसी ने 26 लिए, किसी ने तो जो हमारे वोट थे वो कहीं और नहीं गए, वो अपने ही उम्मीद। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल
इस सूबे के अंदर माजी की जो तारीख है वो हमें बताती है कि बहुत बड़े घपले होते रहे हैं, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, चलते रहे, बड़ी बदनामी होती रही सूबे की। देखिए इस वक्त मुल्क जो है ना बहुत मुश्किल में, मैं आपको ये बताऊं 76,045 अरब पे आपका कर्जा पहुंच गया। आप कहते हैं मईशत बेहतर है, कहाँ से बेहतर है? ना तो आप 1 रुपए का रिलीफ दे सकते हैं आवाम को, ना पेट्रोल में, ना गैस में, ना बिजली में, तो कहाँ से आपकी मईशत ठीक है? एक्सपोर्ट आपकी गिरती जा रही है, रुपये के डिवेल्यू हो गया है आपका, तो वोस्ट एक्सटेंट रुपये जो है वो कमजोर हो गया। तो मतलब आपके पास क्या ऑप्शन क्या है? आपके पासपोर्ट जो है वो निचले सतह पे आ गया है और तकरीबन आ रहा है कि 92 पता नहीं 92 कंट्रीज के उसमें 96 नंबर पे तो आपका पासपोर्ट आ गया है। अमन अमान की सूरत हाल आपको 142 में 140 पे रैंकिंग आ गई है। तो आपको देखिए आपको हकीकत पे चलना पड़ेगा। इस आपने ह्यूमन राइट्स खत्म करके, जमहूरियत को खत्म करके, पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म करके आप हुकूमत चला रहे हैं, तो आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं। इस वक्त अमन अमान पे फोकस करना चाहिए। अमन अमान में आपको बलूचिस्तान की हेल्प करनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा की हेल्प करनी चाहिए। सारी बातें जो मैंने किसी को भी इसलिए काउंटर नहीं किया कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना है, लेकिन सर फिर बात वहीं आ जाती है, आप कहेंगे कि मैं एक ही पॉइंट को दोबारा कुरेद रही हूँ कि आप लोगों ने सर इन्हीं लोगों को जो ये सारा कुछ गलत कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड किए, 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। इन्हीं लोगों को जो आपके बकौल मुल्क नहीं चला सकते, वो अपर हाउस में 2/3 मेजोरिटी जो है वो रखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हमें तो बड़ी खुशी हुई है ये जानकर कि अब हम फॉर्म 47 वाले नहीं रहे, हम एक जाली हुकूमत नहीं रहे, क्योंकि आप लोगों ने हिमायत की हमारी इस मामले के अंदर, तो बेहतर होगा कि अब दीगर मामलात पर भी हमसे बातचीत कर ले। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए दीगर मामलात पे तो बात हो सकती है, लेकिन अगर इनके पास इख्तियार है तो हम तो बिल्कुल देखें ना, एक तो इनका वो मालूम ही नहीं है, सिमत ही नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट कौन चला रहा है। नहीं, अभी भी बात हो सकती है, चलें जिससे भी हो सकती है उसको छोड़ें, इख्तियार या ना इख्तियार, क्योंकि अभी तो हमें पता चला कि इमरान खान साहब ने फिर कहा है कि मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा। नहीं, बात तो जाहिर है इनके साथ तो नहीं हो सकती है ना, जिनके पास इख्तियार नहीं है। लेकिन जिनके पास इख्तियार, बिल्कुल बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद हैं, जिसको बात करनी है उनसे रब्ता किया जा सकता है। लेकिन देखें शहबाज शरीफ साहब और ये लोग जो है ना, ये सिर्फ मीडिया के लिए इस तरह की बातें करते हैं, इनके पास पीछे इख्तियार कुछ भी नहीं है। ये तो आके के मिल लेते हैं, बस कहते हैं हम आप क्यों नहीं आते हैं, बात करते हैं। भाई जो हुकूमत बात करना चाहती है ना, वो माहौल पहले बनाती है। वो फिर ऐसा नहीं कि बहनों को 5-5 घंटे बाहर बिठा के भाई से नहीं मिलने देती है। ये जो माहौल बनाया है ना हुकूमत ने, वो इस काबिल नहीं है कि उनके साथ बात की जाए, क्योंकि उनका बस ही नहीं चल रहा है। जिस हुकूमत के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो किसी को मुलाकात की इजाजत दे दे, तो फिर वो जज साहिबान जो जाके जेल में ट्रायल करते हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं रह गई है कि वो ऑर्डर करते हैं पुलिस को कि जाके बाहर उनकी फैमिली को ले, और वो नहीं ला सकते। तो फिर क्यों अपने आप को, अल्लाह के सामने भी तो कल जवाब देना है ना। सबसे ज्यादा जवाब दे जज होता है अल्लाह के सामने। चल, लेकिन फिर भी बात वहीं आ जाती है ना कि आप लोगों ने एक छोटे से फायदे के लिए, एक हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, चले मैं कहती हूँ बिगर कॉज के लिए, आप लोगों ने सेनेट इलेक्शन में कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली, बड़े इश्यूज के लिए, ब्रॉडर इश्यूज के लिए, जिसमें खान साहब की रिहाई भी शामिल है, जिसमें आप लोगों की दीगर ग्रीवेंसेस भी शामिल है, एक दफा इन्हीं से बातचीत करके देख लें। देखिए यशवीन, आज सूबाई हुकूमत ने जो बार बार ये हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं ये कहते थे PMLN के कि जी अमन अमान पे बात नहीं करती है गवर्नमेंट, तो आज आपको पता होगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जी, सारे बॉयकॉट किया, सबको बुलाया कि जी आए बताएं कि हम क्या करें इस इशू को हल करने के लिए। उन्होंने बाइकाट कर दिया। तो आप इससे अंदाजा करें ना कि ये लोग कितने संजीदा हैं। ये देखिए अमन अमान इनका इशू नहीं है, अमन अमान सिर्फ PTI का इशू है और जो वहाँ आवाम रह रही उनका इशू है। ये लोग मजे कर रहे हैं, वफाक में हुकूमत कर रहे हैं, सारे मिले हुए हैं, सबको फायदा पहुंच रहा है। और ये किसके कहने पे इन्होंने बाइकाट किया है ये भी जरा बता दें। ये देखें खास बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, जिसमें अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बातचीत करके ही इस मसले का हल निकाला जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जी आप अफगान हुकूमत से बात करें, तो वो हमारे प्रेशर के ऊपर महीना 2 महीने बाद जाके एक आधे घंटे की मीटिंग करके आ जाते हैं। देखिए ये इसको बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। वजीर दाखिला जो है वो फुल टाइम वजीर दाखिला भी नहीं है, वो स्पोर्ट्स भी खेलता है, वो स्पोर्ट्स भी कराता है बेचारे, उसके जिम्मे टूर्नामेंट भी कराना है। और इधर कभी बलूचिस्तान गया है ना, वो इधर खैबर पख्तूनख्वा में आ रहा है। कौन मर रहा है? हमारे जवान मर रहे हैं, हमारी पुलिस मर रही है, हमारे
फौजी जवान सर, आप 5 अगस्त को कोशिश करें ना डी चौक आने की, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत एक्टिव है, वो अपनी जिम्मेदारियां भरपूर निभाते हैं, वो आप लोगों को डी चौक नहीं आने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आपको ये गिला नहीं रहेगा कि वो काम नहीं करते। नहीं, देखें, रियासत का ताकत इस्तेमाल करना अपने आवाम के ऊपर, ये कोई बहादुरी नहीं है। मैं तो बिल्कुल अग्री करती हूँ सर। मैं तो जाहिर है उसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रही हूँ जो आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों के लिए वो बड़े एक्टिवली अवेलेबल हो जाते हैं। आवाम के वसाइल जो है ना, वो इसलिए नहीं होते हैं कि आप आवाम के ऊपर इस तरह इस्तेमाल करें कि उनको मार दें। ये भी आपने देखा। तो ये बताए ना कि पीएमएलएन के लोग वहां खड़े हैं, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आ जाएं। पीएमएलएन के वर्कर खड़े हैं, वो आपको चैलेंज करते हैं कि आ जाएं। तो फिर तो वो तो बात बनती है। या कोई ये कहे पीआई वाले वहां खड़े, पीपल्स पार्टी वाले खड़े हैं, वो कहते हैं आप आ जाएं। इस तरह नहीं है। के बने हुए कारकुन तो नहीं है ना, हम तो सियासी लोग हैं, सियासी जदोजहद कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, नवंबर को हमारे जो लोग गए, उन्होंने कोई पार्लियामेंट पे हमला किया या कोई किसी बिल्डिंग पे कब्जा किया था? इन्होंने छुड़ाना था उस बिल्डिंग, धरने के लिए गए थे। इससे पहले धरने नहीं हुए सर। हमले का केस तो खैर आप लोगों पर भी है, पीटीवी पे हमले का केस है। वो मैं यही कहती हूँ कि सर डिफरेंट गवर्नमेंट्स के अंदर डिफरेंट केसेस हमने देखे हैं। हम हर दौरे हुकूमत में वक्त को कहते हैं कि इतनी ज्यादती ना करें मुखालफिन के साथ कि कल आप उसको बर्दाश्त ना कर सके। आपके दौरे हुकूमत में सर आप लोगों से भी कहते थे। जी बिल्कुल, अगर हमारे दौर में हुए गलत हुआ। देखिए, वो सारे लोग हमें छोड़ के भी चले गए जिनके इमाम पे होता रहा है ना। अगर क्योंकि इमरान खान तो बहुत सारी चीजों से उनको पता भी नहीं होता था, ये खुद ही जो नीचे से बैठे लोग होते थे वो कर लेते अपनी अपनी। जैसा आज नाम स्टेब्लिशमेंट का आता है ना कि जी स्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन इंतकाम कौन ले रही है? नून लीग। वो अपना निकाल रही है। इस तरह हमारे साथ भी बहुत सारे लोग थे जो इमरान खान की आड़ में अपना अपना गुस्सा निकाल रहे थे, और होता रहा है। और वो उस पे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती हुई है। चले सर, मेरे पास अभी वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मुझे ब्रीफली आखिर में यही कमेंट कर दें, 5 अगस्त को जो तहरीक की पीक आप समझते हैं कि खान साहब एक्सपेक्ट करें कि एक अरूज होगा तहरीक का, वो आप लोग कर पाएंगे? हो जाएगा? हमेशा हुआ, इंशाल्लाह इस बार भी होगा। ये जितने भी लोगों को इन्होंने गिरफ्तार करना है कर लें, जितने मुकदमे बनाना है बना ले। किसी बंदे ने अपने वो नहीं दिखाई है जब इन्होंने सजाएं दी हैं 10-10 साल। उन्होंने यही कहा है विक्ट्री निशान, क्योंकि कोई सबको पता है कि वो बेगुनाह है। उनको भी पता है, वो सजा दे रहे हैं उनको भी पता है कि ये बेगुनाह है। इसलिए की कोई जरूरत ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान कहेगा तो लोग निकलेंगे। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि मुल्क मुश्किल, सोचें कि मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है। ताकत के नशे में, ताकत के जोर पे मुल्क नहीं चलते, न कर्जों पे चलते हैं, न ताकत से चलते हैं। ये अवामी राय से, अवामी एहतराम से, वोट के एहतराम से चलते हैं। खुदा के लिए पार्लियामेंट को अहमियत दी जाए। बिल्कुल ठीक है सर। डिस्पाइट ऑल द ग्राउंड रियलिटीज आप लोग अभी भी पुरुमीद हैं कि आप लोग एक अच्छी तहरीक जो है वो चला लेंगे। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आपसे मजीद जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि भारत जो है उसके अपने कुछ अज़ाइम इस रीजन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर वो पूरा करने की भारत ने अभी रिसेंटली कोशिश की। जब नहीं कुछ बात बन सकी तो अब जो है वो एक और घिनौना मंसूबा जो है वो भारत की तरफ से तैयार किया जा रहा है इलीगली ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है भारत की तरफ से, उसको लेकर वो क्या मामला है और क्या उसकी जो है वो रिपरकशंस हो सकती है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे। अभी हाल ही में हमने देखा कि भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया तो भारत की नाक से लकीरें जो है वो हमने निकलवा दी। दुनिया भर में भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा, टू एन एक्सटेंट कि भारत को आलमी कुव्वतों के पास जाके ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान के साथ हमारा मामला जो है उसको रफा दफा करवा दें। अब ये सारा कुछ होने के बाद वो जो एम्बैरसमेंट है और उसका जो बोझ है वो मुझे लग रहा है कि भारत जो है वो उसको सह नहीं पा रहा। खासतौर पर जब हम देख रहे हैं कि बार बार कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट अमेरिकी सदर की तरफ से आ जाती है जो कि मुझे लगता है कि उनके जख्म को फिर से ताज़ा कर देती है। जैसे हाल ही में अभी उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में 5 तैयारे गिरे। अब भारत के लिए मेरा ख्याल है वो जो एक एम्बैरसमेंट है उसको भारत को रीलिव करना पड़ता है जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट आती है। तो ये एक तवक्को तो की जा रही थी कि भारत शायद अभी कुछ करेगा। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद किसी और किस्म की कोई दरअंदाजी जो है वो भारत पाकिस्तान के साथ कर सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि भारत ने ऐसा लग रहा है, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे आ रहे हैं कि जो एक आसान रास्ता है वो अपनाने की कोशिश की है, यानी कि जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर दोबारा से वो छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो माजी में भी एक दफा कर चुके हैं, जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिवोक करके। तो
ये एक इशू है, वो क्या करना चाह रहे हैं, क्यों हमें लग रहा है कि वो ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, क्या इंडिकेटर्स हैं, ये कुछ मामला हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद है सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर सबसे पहले तो एक जैसे मैंने भी कहा कि सर एक ओपिनियन है जो सामने आ रहा है और जो जिससे ये लग रहा है कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, पहले भारत ने इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में सर डिवाइड किया था जब उसने आर्टिकल 370 को जो है वो रिवोक किया था। अब जो है वो कह रहे हैं जी कि हम स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर करेंगे, और मतलब इन सो मेनी वर्ड्स तो नहीं कह रहे लेकिन इंडिकेटर्स मिल रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगला आने वाला जो भी लोकसभा का होगा सेशन होगा उसके अंदर वो इस तरह की कोई बात भी कर सकते हैं ऑफिशियली। सर आप एक तो क्या इससे एग्री कर रहे हैं, आपने भी कोई इस तरह के इंडिकेटर्स या ऐसा कोई पैटर्न है जो आपने देखा है या मॉनिटर किया है? बड़ी है, मुंह काला हुआ है, दुनिया में शर्मिंदगी हुई है और उसके बाद अपने अवाम में शर्मिंदगी हुई है। जितने वॉर स्टेडिया क्रिएट किया था उसमें भी उनको कुछ डिलीवर नहीं हुआ। फिर बाद खुद जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास गए और कहा जी कि हमारी सीट पर डीएस्केलेशन करा दें। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद कहा, ओपनली डिक्लेयर किया कि यस हमें कहा, और फिर हमने दोनों मुल्कों में सीज फायर कराई, डीएस्केलेशन करा दी। डिस्पाइट द फैक्ट ये झूठ बोलते रहे और अमेरिकन प्रेसिडेंट इज वेरी एनॉयड विद देम, और इसलिए आप देखें कि वो इनको भिगो के जूते मारे। वो ज़ाहिर डिप्लोमेसी में ओपन नहीं कह सकते कि आपने मुझे कहा था आप झूठ बोल रहे हैं। सो अभी जो लास्ट उन्होंने ये 5 जहाज़ों की बात की, इससे ज्यादा इनके लिए शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है, बेइज्जती की बात क्या हो सकती है, और अपनी पूरी कौम के सामने ये कितने शर्मिंदे हो जाएंगे जब अमेरिकन प्रेसिडेंट 2-3 दफा कह रहा है कि 5 जहाज इनके गिरे अमेरिकन के। दैट मीन इट्स एंड ऑफ इट। फ्रांस के सदर ने कह दिया, फ्रांस की कंपनी ने राफेल कह दिया, उसके बाद बाकी तमाम लोगों ने, इनके मिलिट्री अटैची ने कह दिया इंडोनेशिया में, इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कह दिया, इनके डिप्टी जो था आर्मी चीफ उसने कह दिया। व्हाट एल्स इज लेफ्ट? आई थिंक इनमें करेज नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा पता है 250 इनके फौजी मारे गए, वो छुपाया। फिर 100 आदमियों को फौजियों को गैलेंटी अवार्ड दे रहे हैं, किस बात का? 3 राफेल के जो जहाज के पायलट मारे गए हैं उनको ये गैलेंटी अवार्ड दे रहे हैं। व्हाट फॉर? गैलेंटी अवार्ड उनको दिया जाता है जो एक एक्स्ट्रा कॉल ऑफ ड्यूटी करें, बहादुरी का मुजाहरा करें, जान भी खेल जाएं और दुश्मन का भारी नुकसान करें या अपनी फौज की बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करें। दे आर मिजरेबली फेल। अभिनंदन का जहाज गिर गया, जाके वो जहाज पकड़ा गया, खुद कैदी हो गया, बाद में मुल्क में उसे ब्रीच चक्रा दे दी, बहुत बड़े गैल। तो ये धर्म कौम है, ऑनेस्टली मैं बताऊं। अब इसलिए अब आवाम की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप ये एक नया शिक्षा छोड़ेंगे, स्टेट की बात करेंगे। पाकिस्तान को चाहिए कि अब हम बहुत हाई पिच के ऊपर हैं, हमारा दुनिया में स्टेचर बहुत हाई हो गया, इंडिया आइसोलेट हो गया, हम इस रीजन में एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर आए हैं। अमेरिका हमें एक्सेप्ट एक्नॉलेज कर रहा है, यूरोपियन यूनियन कर रही है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज कर रही है। इसलिए हमें अब यूनाइटेड नेशन में हमारे प्रेसिडेंसी वी मस्ट टेक अप द केस यूनाइटेड नेशन के साथ कि आप लिंक, अभी कल तो ये मीटिंग खत्म हुई जिसपे पुराने आउटस्टैंडिंग केसेस हैं, लिंक आउट कर रहे हैं, डिले हो रहे हैं, उनका पर्पस क्या है यूनाइटेड बनाने का। नाउ इज द टाइम पाकिस्तान से कि यूनाइटेड नेशन को अपने इस कमिटमेंट को पूरा करें जो उनके चार्टर्ड के ऊपर है कि कश्मीरी विल गेट द राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन। सो दैट इज व्हाट वी शुड से, ताकि इनका ये रास्ता रोका जा सके। सर लेकिन समझ में फिर भी मुझे जो नहीं आता है वो ये कि इंडिया को क्या आप समझते हैं वो इनकरेज किया जा रहा है या उसको बर्दाश्त क्यों करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी जब वो इस तरह से करते हैं? एक तरफ अमेरिकी सदर ये कह रहे हैं कि हमने सीज फायर कराया, हम इस मसले को अब बीच में इंटरवीन करेंगे और इस मसले को रिजॉल्व करेंगे। दूसरी तरफ भारत जो है वो इस तरह की हठधर्मी कर रहा है। और सर आपके बिल्कुल इल्म में होगा कि 16 जुलाई को इंडियन कांग्रेस ने जो है वो सर एक खत लिखा पीएम मोदी को और ये कहा है कि आप स्टेटहुड जो है वो ग्रांट करें कश्मीर को और राइट्स दें लद्दाख को अंडर द 6th स्केड्यूल। अब सर यही खबरें आ रही हैं कि वो लोग इसको बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं कि हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है फुलफिल कर दिए हैं कश्मीरियों के, और साथ ही साथ अपनी लोकल ऑडियंस के लिए इसको ऑपरेशन सिंदूर की एक कामयाबी के तौर पर भी सेल करेंगे। सर दुनिया को ये हिपोक्रेसी नजर नहीं आती? दुनिया को सब कुछ नजर आता है, लेकिन दुनिया को एक पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर मुल्क नजर आता है और इजराइल के साथ पाकिस्तान की कोई ताल्लुकात नहीं, ये नजर आता है। इजराइल को इनबिल्ट अननेसेसरी इंडिया ने ये एक सोचा छोड़ा हुआ है कि इंडिया को इजराइल को पाकिस्तान थ्रेट है। कभी कहता है, जहाँ तक ये जब ईरान का झगड़ा हो रहा था तो इनकी मीडिया ये कह रहा था, फेक मीडिया चला रहा था, आर्मी इंटेलिजेंस में चला था कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर इजराइल ने कोई भी न्यूक्लियर फेंका उसके ऊपर ईरान के ऊपर तो पाकिस्तान इजराइल पर अटैक करेगा।
we have got nothing to do with Israel. Our strategic assets are only India specific. उनका एक एक इंच एरिया अपने रेंज में, मिसाइल की रेंज में कवर किया हुआ है. इंडिया इज ट्राइंग टू ये क्रिएट करता है. इसलिए हमें एक तो अमेरिकन को बड़ी क्लियर बात बताने की जरूरत है कि वी हैव नथिंग टू डू विद इजराइल. वो दो नेशन स्टेट की बात करें तब वी एग्री, देन वी हैव नो प्रॉब्लम. लेकिन उसके साथ ये जो बात, हमें फौरन शिमला मुआहदे को सस्पेंड करना चाहिए. जब इंडिया कर सकते हैं इंटर ट्रीटी को, जो कि एक वर्ल्ड बैंक का एक मुआहदा है, हमें ये करके हम कहेंगे यूनाइटेड नेशन डिस्प्यूट है, उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर गुड लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तैनात है. मींस कि यूनाइटेड नेशन इसको स्टिल डिस्प्यूट एरिया समझती है. दैट्स व्हाई वो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं. सर, भारत एक्सेस नहीं देता ना, ये तो हमें पता है. हमें वी हैव नथिंग टू हाइड. हम तो हर किसी को वेलकम करते हैं. हम सहाफियों को ले जाते हैं, हम ऑब्जर्वर ग्रुप्स को ले जाते हैं. भारत वहां पे किसी को जाने नहीं देता. सर, आखिर में ब्रीफली बस ये मुझे बता दें कि इस सारी सूरत हाल में हमें पहले भी हिंट्स मिली थी जब ये यूनियन टेरिटरीज बनाई थी और वो 370 को रिवोक किया था. हम शायद उस तरीके से बहुत कुछ प्रैक्टिकली नहीं कर सके थे. क्या अभी कुछ है जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं भारत को, ये जो एक और उनकी एक नापाक मूव है, इससे रोकने के लिए? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं. वी शुड गो फॉर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव. आप वो इसका इजलास बुलाएंगे, आप यूनाइटेड नेशन के चार्टर के लिए जाएंगे, वहाँ भी आपका प्रेसिडेंसी है, आप जाएं, वहाँ बात करेंगे कि ये इंडिया करना चाह रहा है, उसको रोका जाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का डिस्प्यूट है जिसके ऊपर एक उसके प्रॉपर रेजोल्यूशन है, इसके ऊपर ये बात की जाए. उसके बाद हम खुद भी इनको वार्निंग देंगे कि ये इट्स नॉट कि ये पैलेस्टाइन थोड़ी है कि जो इसराइल में जाकर नदियों को मार रहे हैं. पाकिस्तान स्टैंडिंग मॉरली, डिप्लोमेटिकली हर लिहाज से हम इनके साथ खड़े में कश्मीर में, हम उनको करें और उनको सपोर्ट करना चाहिए. और पाकिस्तान को लिटरली कश्मीरियों की आवाज बननी चाहिए. हम कहते हैं कि हम उनकी आवाज है, लेकिन आज टाइम है हम उनकी आवाज बने. अपने कश्मीर कमेटी के गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के लोगों को इमीडिएटली, जैसे हमने अभी अपने सफारती टीम भेजी दूसरे मालिक में, दे शुड गो टू ब्रिटेन जाए जिनका ये अनफिनिश्ड एजेंडा है. बिल्कुल, और उनको बताएं कि यूनाइटेड नेशन जो है उसकी रेजोल्यूशंस की मौजूदगी में भारत ये सब कुछ नहीं कर सकता. सर, वक्त मेरे पास खत्म हो गया. आपका बहुत शुक्रिया. इस बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे आपने हमें अपनी कीमती राय जो हमारे प्रोग्राम में शामिल की है. भारत जो है बहुत बेशर्मी और ढिठाई से अब इस बात को सेल करेगा कुछ अरसे के बाद कि डिस्प्यूटेड ये टेरिटरी अब नहीं बची. हमने इनको इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे दिए हैं. डिस्प्यूट अब गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर, हमारा जो कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, उसकी तरफ रह गया है. तो मेरा ख्याल है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा राइटली सेड बाय हिम कि हमें एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव अब लॉन्च करने की जरूरत है, इससे पहले कि भारत इस तरह के जो झूठ है वो दुनिया के सामने बेचना शुरू करे. न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ. मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.